Good morning, students. So, this is the video lecture of Chapter 6 Tertiary and Quaternary Activities. So, in the last lecture, we have covered the topic till the transport system. Now, in this topic, we have already studied about the what are the factors which are affecting transport, that are the demand and route. Now, आज हम लोग आगे बात करते हैं. सो कम टू द टॉपिक दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. नाउ व्हाट इज कॉल्ड नेटवर्क? सो अगर हम नेटवर्क की बात करें, सो नेटवर्क इज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स. सो बेसिकली नेटवर्क क्या है कि ऐसा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि किससे बना होता है? नोड्स से एंड लिंक्स से. नाउ व्हाट इज कॉल्ड नोड? सो एक नोड क्या है? हमारा एक मीटिंग पॉइंट दैट इज कनेक्टेड विद द टू और मोर रूट्स, जो कि दो या दो से ज़्यादा रूट्स से जुड़ा हुआ होता है. लाइक एक मीटिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से दो या दो से ज़्यादा रूट्स हमारे निकल रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी कैन से, आप लोगों ने सुना होगा चौराहा. ठीक है, सो चौराहा क्या होता है? जहाँ से चार रास्ते जाते हैं, राइट, जहाँ से हमारे 4 रूट्स निकलते हैं. सो दैट इज द मीटिंग पॉइंट. सो दैट इज कॉल्ड नोड्स. नाउ एवरी रोड दैट जॉइंस एनी 2 नोड्स इज कॉल्ड अ लिंक. सो हर एक वो रोड जो किसी भी 2 नोड्स को ज्वाइन कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ लिंक. उसे हम क्या बोलेंगे? लिंक बोलेंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन? भाई हम लोग क्या करें? दैट इज द कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन पूरा कब होगा? व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग माय थिंग्स. मैं किसी लैंग्वेज में बात करी, अगर आप उसको तब तक समझ ही नहीं पा रहे, दैट इज नॉट द कम्युनिकेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं स्पेनिश में बात करना शुरू कर दूँ और यू डोंट नो द स्पेनिश लैंग्वेज, सो व्हाट इज दैट मीन ऑफ कम्युनिकेशन? फिर तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं है. अब जिस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, ये लैंग्वेज आप प्रॉपरली नोन है आपके लिए, आप बात करना जानते हैं, आप समझना जानते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज. जहाँ पर हम क्या शेयर करते हैं? अपने मैसेजेस को शेयर करते हैं, अपने फैक्ट्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन एज मैसेजेस वर कैरिड बाय हैंड्स, एनिमल्स, बोट, रोड, रेल एंड एयर. सो हमारा डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट कैसे रहता है? कम्युनिकेशन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं एज अ एक तरीके से ट्रांसपोर्ट के अंदर? लाइक बाय द एनिमल्स, बाय हैंड, बाय बोट, बाय रोड, रेल एंड एयर. इनके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यूटी पर रखते हैं. नाउ बट न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ये न्यू टेक्नोलॉजी हमको क्या लेकर आई कि हमको इंडिपेंडेंट बना दिया उसने. लाइक सच एज मोबाइल्स. आज जो हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं वो मोबाइल्स के थ्रू कर पाते हैं. टेलीफोनिक हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं. लेकिन जब हम अर्लियर टाइम्स की बात करें तो यही कम्युनिकेशन किसके थ्रू किया जाता था? बाय द एनिमल्स किया जा रहा है, बाय द पोस्ट कार्ड किया जा रहा है. ओके, चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं बेसिकली. सो दैट आर द सोर्सेज इन द अर्लियर टाइम्स टू डू द कम्युनिकेशन. क्लियर? लेकिन मॉडर्न टाइम्स के अंदर ये चीज़ें चेंज हुई, कम्युनिकेशन हमारा क्या हुआ? डेवलप हुआ. नाउ next is called telecommunication. Now what is called telecommunication? So the development of modern technology has revolutionized communication and it has become direct and instantaneous. अब जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसा हो गया? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर वो डायरेक्ट हो गया, इन स्पॉन्टेनियस हो गया, एक बहुत ज़्यादा इंस्टेंटेनियस हो गया हमारा. फॉर एग्जाम्पल कि टेलीग्राफ के थ्रू, मोर्स कोड के थ्रू, टेलेक्स के थ्रू इन लास्ट सेंचुरी, एंड नाउ सैटेलाइट्स. पहले कैसे किया जाता था? टेलीग्राफ के थ्रू हम लोग करते थे, मोर्स कोड के थ्रू हम लोग करते थे, टेलेक्स के थ्रू हम लोग किया करते थे. लेकिन अब हम लोग किसके थ्रू करते हैं? सैटेलाइट्स के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, टेलीफोनिक एंड बहुत सारी चीज़ें. लाइक ईमेल्स के थ्रू भी किया जाता है, लाइक मैसेजेस के थ्रू भी किया जाता है. ओके, सो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे सोर्सेज आ चुके हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, दैट इज़ योर मास कम्युनिकेशन. So mass communication is means through which messages could be sent to vast audience. जहाँ पर हम अपनी मैसेजेस को एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक ले जाना चाहते हैं, सो उसको हम वहाँ पर हम कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे? मास मीडिया कम्युनिकेशन. जहाँ पर हमको अपनी ऑडियंस को कोई पूरे वर्ल्ड में कोई मैसेज कन्वे करना है.
सो दैट इज कॉल्ड मास मीडिया। अब वहाँ पर हम लोग कैसे कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे, कैसा सोर्स हमारा यूज़ किया जाएगा? सो फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, एंड द इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन। और अगर हम इंटरनेट की बात करें सो वो क्या एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एक ग्लोबल कम्युनिकेशन हमारे पास आ जाता है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। ओके, नाउ सो सर्विसेज। सो अब सर्विसेज क्या है? सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स एट विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड अवेल्ड। सो बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं ना। सम आर मेंट फॉर इंडस्ट्रीज, कुछ सर्विसेज हमारी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है, कुछ लोगों के लिए होती है, पीपल्स के लिए। सम फॉर बोथ, जो कि दोनों के लिए होते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए भी और लोगों के लिए भी। नाउ दैट इज ट्रांसपोर्ट, जो जिसमें से एक बहुत एक अच्छा एग्जांपल क्या है? ट्रांसपोर्ट, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए भी प्रोवाइडेड है एंड लोगों के लिए भी प्रोवाइडेड है, पीपल्स के लिए भी प्रोवाइडेड है। नाउ सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। सर्विसेज को 3 सब कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहला आता है हमारा लो ऑर्डर सर्विसेज। नाउ व्हाट इज कॉल्ड लो ऑर्डर सर्विसेज? सो इट इंक्लूड्स कॉमन एंड वाइड स्प्रेड सर्विसेज। ये बहुत ही कॉमन सर्विसेज हमारी होती हैं जो कि वाइड स्प्रेड बेसिस पर हमारी दी जाती हैं। सबसे पहला इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे, लाइक ग्रॉसरी शॉप्स हमारा हो गया, लॉन्ड्रीज हमारी हो गई। सो ये क्या है? एक कॉमन सर्विसेज है जो कि लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डोमेस्टिक सर्विसेज। डोमेस्टिक सर्विसेज क्या है? सो अब यहाँ पर हाउस कीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स, तो ये क्या है? हमारे एक डोमेस्टिक सर्विसेज हमारी प्रोवाइड करते हैं विच माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। ओके, सो फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये माइग्रेट करते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ, किस चीज़ को लेकर? एम्प्लॉयमेंट को सर्च करने को लेकर। क्लियर पॉइंट। और ये कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हाई ऑर्डर सर्विसेज। सो दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड लेस कॉमन, लाइक ये हमारी स्पेशलाइज्ड बेसिस पर होती हैं और मतलब कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा कॉमन नहीं होती है। लाइक अकाउंटेंट की सर्विस, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, लाइक हम लोग कह लें हम किसी डॉक्टर के पास गए तो वो जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर, दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड नॉट कॉमन बेसिकली। Okay, and some services are supervised and or regulated by government, like maintaining highways, bridges, firefighting department, education, healthcare, etc. अब कुछ सर्विसेज हमारी किसके अंडर जाती है? जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करते हैं। ओके, लाइक हाईवेज मेंटेन करना, ब्रिजेस बनवाना, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स हमारे हो गए, एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स प्रोवाइड कराना, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए। सो दीज आर द काइंड ऑफ हाई ऑर्डर सर्विसेज जो कि एक गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रही है। सो हमने 3 सब कैटेगरीज देखी। सबसे पहला लॉ ऑर्डर सर्विसेज, जो कि क्या है? बहुत ही कॉमन है, लाइक हमारी छोटी मोटी शॉप्स हो जाती हैं हमारी लोकेलिटी में। दीज आर द काइंड ऑफ लॉ ऑर्डर सर्विसेज। डोमेस्टिक सर्विसेज में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे जो सर्वेंट्स होते हैं, बेसिकली जो हमारे घर में हाउस कीपर्स होते हैं, जो हमारे कुक्स होते हैं, गार्डनर्स हमारे हो गए। क्लियर। सो ये कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे लोग रूरल एरियाज से शिफ्ट करते हैं कहाँ पर? अर्बन एरियाज की तरफ, ड्यू टू द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, थर्ड वन इज हाई ऑर्डर सर्विसेज। हाई ऑर्डर सर्विसेज क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द डॉक्टर्स, फ्रॉम द अकाउंटेंट्स, फ्रॉम द कंसल्टेंट, फिजिशियंस, फ्रॉम द लॉयर्स बेसिकली। ओके, एंड कुछ सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है जिनको हाई ऑर्डर सर्विसेज के अंदर रखा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग बात कर लेते हैं द सर्विसेज आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। आप लोगों ने 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या था और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या था? सो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे होते हैं, एक पर्टिकुलर हमको लीव्स प्रोवाइडेड होती हैं, पर्टिकुलर ये अलॉट होता है कि भाई आपका जो वर्किंग टाइम है 9 से 5 का है या फिर इट्स 8 आवर्स वर्किंग टाइम। ओके, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या था? कि एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है, हम पर डे बेसिस पर भी काम कर रहे हैं, हमको कोई जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया, हमारा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, फिक्स सैलरी नहीं है इवन हमारी। ओके, सो
वो सेक्टर क्या होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको नहीं बताए गए जनरली वहाँ पर, सो दैट इज द बेसिकली कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ अब 10 सर्विसेज आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट ओन्ड और बिग कॉर्पोरेशंस। जो सर्विसेज हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती है, दैट इज गवर्नमेंट ओन, जिनको गवर्नमेंट ने संभाल रखा है, एंड दैट इज अ बिग कॉर्पोरेशंस। सम आर प्रेजेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कुछ हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं लाइक लॉ ऑर्डर एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सी दो सर्विसेज हमने अभी देखी, लॉ ऑर्डर सर्विसेज एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। नाउ फॉर एग्जाम्पल मुंबई's ढाबा वाला इन इंडिया इज वन सच सर्विस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये एक मुंबई ढाबा वाले का हमारा एग्जाम्पल लिया, हम लोग मेरठ में ले सकते हैं। ओके, सो वी आर इन मेरठ, हम लोग ले लेते हैं लाइक सदर का एक दिल्ली छोले भटूरे, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इज दिस क्लियर नाउ फॉर एवरीवन? ओके, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट इज people engaged in tertiary activities. Now what is called it? अब टर्शरी एक्टिविटीज़ मैंने आपको क्या बताया, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं जनरली कि सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब कैसी एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होंगी, कैसे लोग इसमें शामिल किए जाएंगे। सो अर्लियर मोर नंबर ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम पहले टाइम की बात करें, सो अर्लियर टाइम्स में जो ज़्यादातर हमारे लोग थे, ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन थी, वो कैसे सेक्टर्स में इन्वॉल्व थी, प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में। नाउ एज दीज सेक्टर्स प्रोवाइडेड मोर जॉब्स, क्योंकि ये जो सेक्टर थे अर्लियर टाइम्स में ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड किया करते थे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया करते थे। बट नाउ देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट ऑफ जॉब्स टू टर्शरी और सर्विस सेक्टर। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, सो अब ये शिफ्टिंग आना शुरू हो चुका है। किस तरफ ये शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, टर्शरी और वी कैन से सर्विस सेक्टर की तरफ। अब ऐसा बेसिकली क्यों हुआ, इस चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए। सो ड्यू टू द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? सो इट इज़ अ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक जनरली अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा रेशो में पाई जाती है कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो है तो सही लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही। ओके, कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल कि एक हमारा लैंड है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं। सो अभी तक वहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं, देयर आर 4 मेंबर्स इन अ फैमिली जो कि उस लैंड पर्टिकुलर लैंड पर काम कर रहे हैं। ओके, अब वहाँ पर 2 लोग और आ जाते हैं उनके फैमिली में, ओके, बाहर से मतलब कि कोई रिश्तेदार समथिंग है, सो वो लोग और आ जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं ना। वो 2 लोग भी वहाँ पर काम करना शुरू कर गए। ठीक, जितने लोग 4 लोग पहले काम कर रहे थे, अब 6 लोग मिलकर सेम ही लैंड पर काम कर रहे हैं और उतना ही आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जितना वो पहले कर रहे थे, क्योंकि लैंड तो इंक्रीज नहीं हो जाएगी ना, लोगों के आने से लोग ही तो इंक्रीज हुए, लैंड तो इंक्रीज नहीं हुई है। सो आउटपुट तो अब भी उतना ही जनरेट किया जा रहा है वहाँ से। सो फर्क क्या आया कि भाई लोगों के आने से जितना पहले काम हो रहा था उतना ही अब हो रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस देन? क्या वो 2 लोग किसी और सेक्टर में अगर जाके काम करेंगे सो वो ज़्यादा इनकम अर्न कर पाएंगे? क्लियर? सो यहाँ पर क्या बोला गया कि ज़रूरत थी 4 ही लोगों की, अब वहाँ पर 6 लोग काम कर रहे हैं। सो वो जो 2 लोग एक्स्ट्रा आए, दैट कम्स अंडर द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉयड नहीं है बेसिकली, ओके, वो जस्ट काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है उस ज़मीन पर काम करने को लेकर। वो कहीं और किसी सेक्टर में जाकर काम करेंगे तो वो ज़्यादा वहाँ से अर्निंग कर पाएंगे। ओके, सो बेसिकली both of the people are considered in the hidden unemployment। एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमको नज़र नहीं आ रही लेकिन वो बेरोजगार हैं। क्लियर? आगे देखिए। सो इन डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें, सो आ हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। डेवलप्ड कंट्रीज में जो ज़्यादा परसेंटेज है वर्कर्स की, a higher percentage of workers are employed in providing services। वो सर्विस प्रोवाइड करने पर एम्प्लॉयड किए जा रहे हैं। ओके, एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये है ही नहीं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे इसी चीज़ को लेकर किस तरीके के लोग हमारे टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किए जाते हैं। So some of the selected examples that are related to the people engaged in tertiary activities, the first one is tourism। अब टूरिज्म क्या है? So tourism is a part of service sector that refers to travel undertaken for purpose of recreation rather than business। So
टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा सर्विस सेक्टर है जो कि बिजनेस से हटकर ये क्या है, एक रिक्रिएशन के पर्पस को फॉलो करता है. सो दिस इंडस्ट्री जनरेट्स जॉब्स as people are engaged in providing accommodation, meals, transport, entertainment, infrastructure, retail, trading and crafts. तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि क्या जनरेट करती है, जॉब्स जनरेट करती है ऐसे लोगों के लिए जो कि अकोमोडेशन में जुड़े हुए हैं, मील्स में जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट में जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, ट्रेडिंग में जुड़े हुए हैं, क्राफ्ट बेसिस में जुड़े हुए हैं. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज सो टूरिस्ट रीजन्स. अब टूरिस्ट रीजन्स के बेसिस पर बात कर लेते हैं हम. सो टूरिज्म कैन बी सीजनल और थ्रू आउट द ईयर. टूरिज्म हमारा सीजनल बेसिस पर भी हो सकता है और पूरे साल के बेसिस पर भी हो सकता है. like warmer places around the Mediterranean coast, west coast of India during winters, mountains in summers और winter sports region found mainly in mountainous areas. So basically regions के accordingly services provide करना किसको, टूरिस्ट. ठीक, आगे historic towns, religious places, heritage sites offer tourism throughout the year. ये पूरे साल वहाँ पर tourism facilities provide करते हैं. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं. द राइज इन टूरिज्म इंडस्ट्रीज ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इट विच इज दस इन्फ्लुएंस्ड बाय इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज लेजर टाइम. सो टूरिज्म इंडस्ट्रीज का राइज होना किसकी वजह से, वहाँ की डिमांड होने की वजह से. अब डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, लोगों का जो स्पेयर टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो अपने स्पेयर टाइम को एक बहुत ही अच्छी जगह पर फील करना चाहते हैं, लाइक एंजॉय करना चाहते हैं. क्लियर. ना अनदर फैक्टर इज इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन दैट हैज़ मेड ट्रेवल ईजियर एंड डेस्टिनेशंस रीचेबल. दूसरा फैक्टर क्या है इस चीज़ के इम्प्रूव होने का, कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन का इम्प्रूव होना, हमारे रूट्स का इम्प्रूव होना, जहाँ पर हम अपनी डेस्टिनेशन पर आराम से रीच कर सकें. क्लियर. सो इसीलिए क्या है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री क्या हो रही है आजकल, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है. नाउ नेक्स्ट वन इज टूरिस्ट अट्रैक्शन. सो टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ अ प्लेस दैट अट्रैक्ट पीपल. टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या है कि ऐसे फीचर्स होना जहाँ पर वो लोगों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर. चलिए आगे है, दीज आर एज फॉलोज. अब कौन कौन से हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस आ जाते हैं. सो द फर्स्ट वन इज क्लाइमेट. वहाँ का क्लाइमेट इस तरीके का होना. सो इन विंटर हॉलीडेज एरियाज हैविंग वार्म सनी वेदर इज प्रेफर्ड लाइक बीचेस इन साउथर्न यूरोप, सो इट अट्रैक्ट्स मोर नंबर ऑफ टूरिस्ट देयर. अब विंटर हॉलीडेज़ की अगर हम लोग बात करें, तो विंटर हॉलीडेज़ में लोग थोड़े से सनी वेदर में जाना पसंद करते हैं, लाइक बीचेस पर जाना पसंद करते हैं साउथर्न यूरोप के अंदर. एंड सो इट अट्रैक्ट्स, इसकी वजह से वो ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को क्या कर पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज लैंडस्केप. अब लैंडस्केप लोग सीनरी देखना भी बहुत पसंद करते हैं. ओके, सो माउंटेन्स, लेक्स, स्पेक्टेकुलर सी कोस्ट एंड लैंडस्केप्स नॉट कम्प्लीटली ऑल्टर्ड बाय मैन आर गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन. तो ये भी क्या बनते हैं, गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारे बन जाते हैं. नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री. अब किसी किसी को हिस्ट्री से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, आर्ट से बहुत अच्छा अटैचमेंट होती है. सो ancient और picturesque towns, archaeological sites, historically important places having castles and palaces attract tourists. Like अगर हम वो बेसिकली बात कर ले तो राजस्थान हमारी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम लोग को पैलेसेस और किले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. सो जिनको हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो वो ऐसी जगहों पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं. ओके. Next one is called culture and economy areas. So having rich cultures attract people as they go there to experience ethnic and local custom. कुछ लोगों को कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, सो वो एथनिक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं. प्लेसेस गिविंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर ऑल्सो अट्रैक्टिव सच एज चीप होम स्टेज इन गोवा. कुछ ऐसी जगहें भी जहाँ पर हमको इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा नज़र आता है, कि अगर हम गोवा में बात करें तो होम स्टेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीप है, तो हम वहाँ पर जाना पसंद करते हैं कि भाई सीनरी की सीनरी हम लोग देख लेंगे एंड इन्जॉय भी हम लोग कर लेंगे, बीच भी हम लोग देख लेंगे और हमारी पॉकेट फ्रेंडली भी ये रहेगा. क्लियर. लाइक मेडिकेयर, कूर्ग इन कर्नाटका. सो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं हमारी जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लेकर जाती हैं और ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन बन जाती हैं. क्लियर.
Next paragraph is regarding मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। कुछ मेडिकल सर्विसेज को लेकर भी चीज़ें क्या होती हैं हमारी लाइक टूरिज्म एक्टिविटी का पार्ट बन जाती हैं। सो मेडिकल सर्विसेज और टूरिज्म टेक्स प्लेस व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी। टूरिज्म और वी कैन से मेडिकल सर्विसेज कहाँ पर हमारा लाइक करता है, जब मेडिकल ट्रीटमेंट को कंबाइन किया जा रहा है किसके साथ, इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी के साथ। सो पीपल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारी, वहाँ के लोग लाइक यूएस, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं एक तरीके से लाइक आर विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म और सर्विसेज। वहाँ के डॉक्टर्स इंडिया आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, सर्विसेज देने के लिए। ओके, so this brings economic benefits to India and other countries where medical tourism is taking place like Thailand, Singapore and Malaysia। so ये एक तरीके से क्या है, इंडिया के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आता है। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग अदर मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या है हमारी, कि कुछ बाकी हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ लाइक आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस, इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, MRI जिनको हम कह देते हैं, अल्ट्रासाउंड टेकिंग प्लेस इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। सो एक हमारी अदर मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने आया, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब हम किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। ओके, सो मेडिकल टेस्ट के लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लेना, दैट इज कॉल्ड सिंपली आउटसोर्सिंग। सो ऐसे कुछ मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी हम लोग इंडिया के अंदर प्रेफर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ओके, सो जहाँ पर मेडिकल सर्विसेज को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और वो टूरिज्म के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, यहाँ तक अभी आप लोग रिवाइज करिएगा इस लेक्चर को। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, काइंडली सी दैट वीडियो ऑल्सो, सी दैट वीडियो लेक्चर ऑल्सो, दैट वॉज द हाफ पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द लेक्चर सो काइंडली शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू सो मच। बाय।